वेलकम बैक। तो आज तीसरी वीडियो लेकर हाजिर हूँ सीटेट की। आज फिर से हम वही उसी तरीके से 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके सामने। उन्हें डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों ये आंसर हो सकता है। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके बहुत काम आने वाली है। और स्पेशली लास्ट मोमेंट पे जब आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ चाइल्ड सीज अ क्रो फ्लाइंग पास्ट द विंडो एंड सेज अ बर्ड। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट चाइल्ड्स थिंकिंग? क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चे ने एक बर्ड को, एक क्रो, बेसिकली उसने एक क्रो को देखा जो कि विंडो से के पास से जा रहा था, उड़ रहा था, और उसने उसको देखते ही कहा अ बर्ड। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड्स थिंकिंग? ये बच्चे की थिंकिंग के बारे में आपको क्या बताता है? देखिए, हमने जब पहली वीडियो की थी सीटेट की, तो उसमें हमने एसिमिलेशन, अकोमोडेशन जैसे वर्ड पढ़े थे, जहां पर बच्चा क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता है। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया है। द चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, बच्चा जो है उसके पास पहले से कुछ स्टोर्ड मेमोरीज हैं। द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बर्ड, बच्चे ने जो बर्ड का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप कर लिया है, कर चुका है वो, इसीलिए उसने जैसे क्रो को देखा तो उसने क्या कहा, अ बर्ड। द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस, बच्चे ने कहीं ना कहीं लैंग्वेज के भी कुछ टूल्स जो है वो डेवलप कर लिए हैं, तभी वो अपना एक्सपीरियंस जैसे ही उसने क्रो को देखा वो शेयर कर पाया। देखिए, तीनों कितने पॉजिटिव आपके ऑप्शंस हैं। कि पहला ये है कि भाई उसकी मेमोरी में, कहीं ना कहीं बच्चे की मेमोरी में पहले से ये चीज स्टोर्ड है, तभी तो। ऐसा तो है नहीं ना जब बच्चा पहली बार देखते ही कह देगा बर्ड है, नहीं। जब बच्चा बहुत छोटा है उसके लिए पूरा वर्ल्ड, उसके आसपास की चीजें अनजान होती हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं उसको बताते हैं कि ये क्या है, और बच्चा उनको समझ के सीखता है और अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो इसका मतलब पहले से उसकी मेमोरी में ये चीज है, तभी उन्होंने कहा कि ये बर्ड है। तो पहला ऑप्शन कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहा है चाइल्ड की थिंकिंग से। दूसरा कहते हैं कि बर्ड का कॉन्सेप्ट है तभी बर्ड बोला। बिल्कुल, अगर बच्चे को पता ही नहीं है ये बर्ड है तो वो उसे बर्ड नहीं बोलेगा ना। बच्चे ने क्रो को देखते ही बर्ड बोला, विंडो को तो उसने बर्ड नहीं बोला। इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि जो भी उड़ते हैं वो पक्षी क्या है, बर्ड है। ठीक है, उसे ये नहीं पता ये क्रो है, पर उसे ये पता है ये बर्ड है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड इज विथ चाइल्ड। और क्योंकि बच्चा बोल के बता रहा है तो लैंग्वेज टूल्स आर आल्सो विद द चाइल्ड, राइट। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है हमारे यहाँ पर वैलिड है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ए एंड बी। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो बच्चा नहीं बता सकता, तो हम किस पे जाएंगे, वी विल गो विद सी, और आंसर विल बी सी। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फेयर। जब प्राइमरी स्कूल की बात आती है और उसके बच्चे जब सीखते हैं, तो वहां पर बच्चा किस तरीके के एनवायरनमेंट में, किस तरीके के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा सीख सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये तो एक जनरल क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं कि भाई अगर बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, है ना, बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पर वो कहीं ना कहीं करके सीखे, देखे चीजों को, तो वो बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। Where their emotional needs are met and they feel that they are valued, जहां पर बच्चे की इमोशनल नीड्स जो है वो उन्हें समझा जाए और बच्चा फील करे कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं वैल्यू दी जा रही है, मुझे समझा जा रहा है। वेयर द टीचर इज अथॉरिटेटिव, देखिए अथॉरिटेटिव वर्ड हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जहां अथॉरिटी ही आ गई वहां इफेक्टिवनेस कैसे आएगी? जहां आपने अपना दबदबा दिखा दिया वहां बच्चा दब गया। तो अथॉरिटेटिव वर्ड तो सुनते ही भैया हमने कुछ नहीं करना है, जब पॉजिटिव आंसर मांगा है तो नेगेटिव को हटा दो, लेना ही नहीं है जी नेगेटिव तो। C option, where the focus and stress are only on mastering primarily cognitive skills of reading, writing and mathematics, जहां पर आपका मेन फोकस जो है वो सिर्फ उसी पर स्ट्रेस करे कि बच्चे को भैया हमें रीडिंग सिखानी है, राइटिंग सिखानी है, मैथमेटिक्स सिखाना है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लगता है ये हो सकता है?
where the teacher leads all the learning and expects students to play a passive role. भाई अभी हमने बोला जहां एक्टिव एनवायरनमेंट है, जहां बच्चा खुद को इम्पोर्टेंट समझ पाए, वो लगे कि हाँ मैं हूं, मैं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूं, जब बच्चे को ये फीलिंग आ जाए वही उसके लिए इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट है। तो पैसिव तो हो ही नहीं सकता। और अगर एक बच्चे को आप सिर्फ रीडिंग राइटिंग और मैथमेटिक्स स्किल्स कराएंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा करना चाहता है, तो क्या ये करेक्ट हो सकता है? नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। तो योर आंसर विल बी ए, जहां बच्चा अपने आप को फील करे कि हाँ भाई मैं वैल्यूड हूं, मैं काउंटेबल हूं क्लासरूम में। ठीक है, सो योर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most effective method to encourage conceptual development in students? बच्चे के अंदर conceptual development को encourage किस तरीके से किया जा सकता है? मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है जिससे हम encourage कर सकते हैं conceptual development को बच्चों के अंदर? तो इसको ध्यान से देखते हैं, ऑप्शंस क्या कहते हैं पहले हमारे। New concepts need to be understood on their own without any reference to the old ones. ये कहता है भैया जब नया कॉन्सेप्ट आता है ना तो उसे समझने दो बिना पुराने कॉन्सेप्ट के साथ जोड़े। Replace the students' incorrect ideas with correct ones by asking them to memorize. भैया बच्चे को बोल दो ये गलत था, तुमने जो पढ़ा है ये गलत है, सही ये है, इसे याद कर लो। Do you think it is right? कोई आपसे ये कहे भैया ए फॉर एप्पल नहीं होता है, तुमने ए फॉर एप्पल कैसे पढ़ लिया, ए फॉर एलिगेटर होता है, एप्पल को भूल जाओ एलिगेटर को याद करो। भाई ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है ना, ए फॉर एंट भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप पर एक चीज थोप दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी वर्थ नहीं लग रहा है हमें। गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड एनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। बच्चे को मल्टीपल एग्जाम्पल्स दो और उसे कहीं ना कहीं एनकरेज करो कि भैया वो रीजनिंग करे, वो सोचे, वो क्वेश्चंस करे, उसके बारे में सवाल उठाए, जानने की कोशिश करे। यूज पनिशमेंट, भैया पनिशमेंट वर्ड पढ़ते ही हमारा आंसर तो यहीं पे रॉन्ग हो गया ना। ये पनिशमेंट से तो ना हम सिखा सकते हैं ना हम सीख सकते हैं। पनिशमेंट तो जी सुननी नहीं है हमने, जहां पॉजिटिव आंसर मांगा है वहां पनिशमेंट बिल्कुल वाइप आउट। तो अब बचा क्या, 3 ऑप्शंस बचे, जिसमें से हमने देख लिया कि यहाँ पर अगर हम बच्चे को विदाउट एनी रेफरेंस पुराना जो उसने पढ़ा हुआ है उसके साथ कनेक्ट करे बिना पढ़ाएंगे तो वो नहीं सीखेगा। भैया पियाजे जी यही कहते हैं ना, स्कीमास बनाओ, पुराने स्कीमास के साथ नए स्कीमा को कहीं ना कहीं ज्वाइन करो, नया कॉन्सेप्ट बनाओ। तो जब नया कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पुराना इस्तेमाल ही नहीं होगा तो वो काम कहाँ आएंगे? तो पहला ऑप्शन मैच नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी जब पढ़ते हैं तो हमेशा हम पहले पुराने कॉन्सेप्ट को उठाते कि हमने पहले ये किया है, उसी से नया समझते हैं, तभी वो ज्यादा समझ में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी रॉन्ग, फोर्थ हमने ऑलरेडी रॉन्ग कर दिया है। अब बचा ये 2 ऑप्शंस जिसमें से ये कह रहे हैं रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज। तो ये भी गलत हो गया भैया, बच्चे के इनकरेक्ट आइडियाज को हटा दिया, करेक्ट दे दिया और बोला इसको रट लो। रटने को तो बोलना ही नहीं है जी, समझने की बात करनी है। तो बचा सिर्फ हमारा सी ऑप्शन जो ये कहता है बच्चे को मल्टीपल एग्जांपल्स दो और एनकरेज करो बच्चा रीजनिंग खुद करे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर कैन एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय। एक बच्चे टीचर जो है वो किस तरीके से एनहांस कर सकता है इफेक्टिव लर्निंग को अपने एलिमेंट्री क्लासरूम में। देखिए जब बच्चा बहुत छोटा है तो पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है एलिमेंट्री क्लासरूम में आता है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है। तो देख आपका पहला ऑप्शन है ऑफरिंग रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग। जब बच्चा छोटी छोटी चीजें सीखता है, नई छोटी छोटी चीजों पे कामयाबी लेता है तो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको देना चाहिए। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बच्चे को ड्रिल और प्रैक्टिस करानी चाहिए। देखिए ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिसिंग जो है वो बहुत मोनोटोनस होती है, बच्चा एक चीज को बार बार ड्रिलिंग करेगा ना तो वो बोर भी हो जाता है। हर चीज में आपका ये मेथड यूज नहीं हो सकता। एनकरेजिंग कंपटीशन अमंग्स हर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के बीच में कंपटीशन की भावना को एनकरेज करना कहीं ना कहीं इफेक्टिव लर्निंग को प्रमोट नहीं कर। कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए आप हर एक छोटी चीज पे रिवॉर्ड देंगे ना बच्चे को, तो उसको उसकी आदत हो जाएगी। उसे लगेगा अगर मैंने किया और मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला ना, उसे बुरा लगने लगेगा। तो आप, ऐसा नहीं है बच्चे को रीइंफोर्स ना करें या बच्चे को रिवॉर्ड ना दें, बच्चे को रिवॉर्ड देना इज अ गुड थिंग, लेकिन हर चीज के लिए, हर छोटी चीज के लिए रिवॉर्ड देना इज नॉट अ गुड थिंग। फिर बच्चा उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है, और अगर वो चीज बीच में रुक गई, बंद हो गई, तो वो उसे इमोशनली अफेक्ट कर देती है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? थर्ड, सॉरी डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कनेक्ट कर रहे हैं? बच्चे को कनेक्ट कर रहे हैं उस कंटेंट के साथ। देखिए जो आपके रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आप रियल लाइफ में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको अगर आपके एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इफेक्टिव लर्निंग भी बढ़ेगी ना, क्योंकि हाँ अरे ये तो मैंने देखा था, ये तो हमारे साथ भी हुआ है, या ये हमने यहाँ देखा है। तो जब आप उसे जोड़ के पढ़ पाएंगे, सपोज आप साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो साइंस में अगर आप लोग फॉरेस्ट के बारे में जान रहे हैं, तो आपको आसपास का जंगल दिखाया जाए या आपसे पेड़ पौधों के बारे में बात की जाए, तो आपके आसपास आप देखते हैं, कनेक्ट हो गया ना इस तरीके से। तो ऑप्शन विल बी डी, योर करेक्ट आंसर विल बी डी। Which of the following statements about children are correct? देखिए यहाँ चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, और ये कह रहे हैं कि बच्चे को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आपको उठानी है, तो बच्चे के लिए जब करेक्ट उठाएंगे तो भैया पॉजिटिव भी उठाएंगे। ठीक है, चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज। पैसिव वर्ड आते ही ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा एक्टिव रेसिपिएंट होता है, बच्चा एक्टिवली रिसीव करता है नॉलेज को, पैसिव कभी भी नहीं लेता। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताऊं इसमें, देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन थे, ए बी सी डी। भैया मेरे अकॉर्डिंग ए ऑप्शन वाइप आउट है, ए ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा आंसर पे जाइए। देखिए अब ए किस किस में है, इसमें ए है, ए ऑप्शन में ए है, सी ऑप्शन में ए है, डी। इसका मतलब ये तीनों नहीं हो सकते, बचा कौन सा? बी। सो योर आंसर विल बी बी। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, समझ के करने में ज्यादा समझदारी है ना। चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। बच्चे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, बिल्कुल जी। आप बच्चे को जब कोई भी सवाल देंगे ना, तो वो कोशिश करता है उसको सॉल्व करने की। कोई ऐसी सिचुएशन में डाल के देखिए बच्चे को जहां उसे खुद सोचना पड़े ना, वो भरपूर प्रयास करता है, पूरा जोर लगाता है, लेकिन उसके लिए उसको एनकरेज करना जरूरी है। चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स। बिल्कुल, बच्चे जो है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं। आप उन्हें कुछ भी देंगे ना, वो हर चीज को खोजने की कोशिश करते हैं। सवाल आप कभी भी देखिए, उनकी कोई टॉय होता है, बच्चा उसको तोड़ भी देता है, तो उसके अंदर की चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है, और उसको जोड़ने की कोशिश करता है, छोटी छोटी चीजों को लाके कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर हम बच्चे को कह सकते हैं। चाइल्ड आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरमेंट। बिल्कुल, यहाँ पर एक्टिव एक्सप्लोरर होता है बच्चा एनवायरमेंट का, तो आर आंसर विल बी B. Next question. Which of the following is a characteristic of a gifted learner? ये कह रहे हैं गिफ्टेड लर्नर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए जो गिफ्टेड बच्चा होता है, बहुत सारी चीजें आप क्लास में नोटिस कर सकते हैं कि जब एक गिफ्टेड बच्चा होता है ना, तो वो बहुत जल्दी चीजों को लेके बोर भी हो जाता है। ठीक है, और हमेशा इस तरीके से हमें रखना चाहिए बच्चे के लिए कि हम जब भी कोई एक्टिविटी प्लान करें, तो हमें कुछ एक आध चीजें गिफ्टेड बच्चे के अकॉर्डिंग भी क्लास में सेट करनी होती है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक क्लास डाइवर्स होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये कह रहे हैं कि भैया एक गिफ्टेड बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, he can feel understimulated and bored if the class activities are not challenging enough, he is highly temperamental, he engages in ritualistic behavior like hand flapping, rocking, etc. देखिए यहाँ पर सबसे मेन और मेजर जो आंसर आपका जाएगा ना, वो बी जा सकता है, क्योंकि बच्चा क्या है, बहुत जल्दी बोर हो जाता है क्लास में अगर जो एक्टिविटीज है वो इतनी चैलेंजिंग नहीं है कि वो, क्योंकि अगर वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया अगर बहुत सिंपल है, तो फिर उसके बाद वो फीलिंग बोर्ड और वो बैठे रहते हैं। वो क्लास को बेशक डिस्टर्ब ना करें, बट कहीं ना कहीं अंदर से वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप एक्टिविटी प्लान करते हैं, कुछ भी करते हैं, यू हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी चाइल्ड कि भाई ये मेरी क्लास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, या ये मेरी क्लास का स्लो लर्नर है, या बिलो एवरेज है। तो आपको हर एक्टिविटी, हर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं हर बच्चे के हिसाब से करना पड़ता है। तो आंसर विल बी बी।
Let's move to next question. A child with hearing impairment. एक ऐसा बच्चा जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उससे रिलेटेड यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। तो देख लेते हैं पहले 4 ऑप्शंस क्या कहते हैं, तभी हम अपने क्वेश्चन को जज कर पाएंगे। A child with hearing impairment should be sent only to a school for the hearing impaired and not to a regular school. Will not benefit from academic education only and should be given vocational training instead. Can do very well in a regular school if suitable facilitation and resources are provided. Will never be able to perform on a par with classmates in a regular school. देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। एक बच्चा जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, पहला ऑप्शन कहता है कि आपको उसे उसी स्कूल में भेजना चाहिए जहां पर इस तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं, कि रेगुलर स्कूल में उसको नहीं भेजना चाहिए। ठीक है। दूसरा कहता है ऑप्शन की विल बी बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। वो कहते हैं उसको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो उसके लिए बेनिफिटेड होगी, नॉर्मल एजुकेशन उसके लिए बेनिफिटिंग नहीं हो सकती। Can do very well in regular school if suitable facilitation and resources are provided। देखिए अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की थी, है ना। हम किसी को साइड नहीं कर सकते, हम सबको एक साथ लेकर चलना है हमें। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा बच्चा जिसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है कैन डू वेरी वेल, वो बहुत अच्छा कर सकता है अगर आप एक रेगुलर स्कूल में भी वो सारी फैसिलिटीज, वो रिसोर्सेज बच्चे को प्रोवाइड कराएं जो उसे चाहिए। तो देखिए अगर आप बच्चे को सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो बच्चा आराम से सीख सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी। So your answer will be C. 8th question. Which of the following is not the part of educational technology? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सी चीज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है? Selection of suitable teaching strategies, use of motivation techniques in the class, comparison of performance of 2 different classes or schools, construction of measuring instruments for evaluation of instructional outcomes। देखिए अभी ये क्वेश्चन कह रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ के पढ़ के जवाब देना होगा, क्योंकि आप उसकी बारीकियों को आपको देखना पड़ेगा। देखिए अब हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला लिखा है भाई सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज। किस स्ट्रैटेजीज के साथ पढ़ाया जाए, क्या ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काम है? यूज ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स इन द क्लास, क्लास में किस तरीके से मोटिवेशन किया जाए, वो टेक्निक्स जो है उनको ढूंढना जो है, क्या वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काम है? कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंसेस ऑफ 2 डिफरेंट क्लासेस और स्कूल्स, क्या ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काम है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स। देखिए हम किस तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, जो डी ऑप्शन है, कहीं ना कहीं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं उसके बारे में कोई ना कोई पैमाना बना दिया जाता है ना। कंपैरिजन भी किया जाता है। आप देखते हैं जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या एक स्कूल अच्छा परफॉर्म करता है और या एक क्लास दूसरी क्लास को हम कहीं ना कहीं जज करते हैं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो ये भी उसका पार्ट हो सकता है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए होगा, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिव फेज ऑफ टीचिंग इज। देखिए ये कह रहे हैं कि इवैल्यूएटिव फेज जो होता है पढ़ाते वक्त, जो इवैल्यूएशन वाला फेज होता है, उसका क्या पर्पस है, क्यों हम इवैल्यूएशन करते हैं, क्यों हम बच्चे को इवैल्यूएट करके जज करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम क्यों कहीं ना कहीं असेसमेंट करते हैं? तो ऑप्शन है पहला, टू नो टू व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव्स आर रियलाइज्ड। देखिए जब भी आप पढ़ाने जाते हैं तो आप कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करके जाते हैं कि भाई अगर मैं ये टॉपिक करा रही हूँ या मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ तो बच्चे को इसमें से ये चीज आ जाएंगी, है ना। तो सबसे पहली चीज तो इवैल्यूएशन हम कह सकते हैं कि भैया हम अपने ऑब्जेक्टिव देखने के लिए कि बच्चे को कितना रियलाइज हुआ, कितना समझ में आया, हम इवैल्यूएशन करते हैं। टू नो द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द टीचर, कहीं ना कहीं अपनी शॉर्टकमिंग भी हम जज कर पाते हैं कि हाँ मैंने ये, हो सकता है आज जो मैंने पढ़ाया वो
पता नहीं बच्चों को शायद कम समझ में आया, या तो मेरा तरीका उतना बेहतर नहीं था, तो हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर आप एक सिंपल लेक्चर मेथड ले रहे हैं, बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बोर हो जाएंगे, अगले दिन हो सकता है आप उसी को एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश करें, बिकॉज यू आर इवेल्युएटिंग योर सेल्फ ऑल्सो, आप अपने आप को भी इवेल्युएट कर रहे हैं, अपने आप को भी फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रैटेजीज, द सेम थिंग विच आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, कि जो भी आप स्ट्रैटेजीज, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं क्लास में, आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप उसे इवेलुएट कर पाते हैं। पर्पस ऑफ इवेलुएटिव फ्रेज ऑफ टीचिंग क्या होगा? ऑल द थ्री, सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव, सर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, developing new rules and principles on the basis of given facts and information in memory level is called। देखिए कह रहे हैं कि जब हम नए रूल्स और प्रिंसिपल डेवलप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी लेवल इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जब आप कोई नई इंफॉर्मेशन बनाते हैं या कोई भी एक नई मॉडिफाई करके कोई एक नई इंफॉर्मेशन बनाते हैं, तो वो किसके बेसिस पे बनाते हैं? जो ऑलरेडी आपके पास है ना। तो उसको आप क्या कहेंगे? आपको याद होगा हमने इससे पहले वाली वीडियोस में एसिमिलेशन अकोमोडेशन वाला कॉन्सेप्ट किया था, राइट, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम जनरलाइज कर रहे हैं, क्या हम एसिमिलेट कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, या हम एसोसिएशन यूज कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, हम एसिमिलेट भी नहीं कर रहे हैं, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हमने बनाए हैं वो पुरानी इंफॉर्मेशन को यूज करके उसके साथ जोड़ कर बनाया है, यार वी आर यूजिंग एसोसिएशन, सो योर आंसर विल बी डी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आपसे गुजारिश है आप इन क्वेश्चंस को करें, प्रैक्टिस करें, एक बार वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से ध्यान से सुने वीडियो को, एक्सप्लेनेशन आपको बहुत काम आएगा, और पुराने पेपर्स भी आप ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।